मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और कब किसी फीमेल को देखना चाहिए कि उसके हार्मोन्स में चेंज आ रहा है कि उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों को मैम पहले वर्ड आप पीरियड्स को डिफाइन करो, उसके बाद क्या इसका कनेक्शन पीरियड से कहीं ना कहीं होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट एज फॉर अ गर्ल टू बी प्रेगनेंसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एडल्ट हो रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते, वो लोग डिले प्रेगनेंसी चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर बेबीज़ उनके हो जाएंगे तो हो सकता है उनके वर्क पे कुछ इफेक्ट पड़े। तो जो डिलेइंग प्रेगनेंसीज हो रही हैं उसमें क्या इफेक्ट, क्या दिक्कतें आ रही हैं मैम, एंड क्या व्हाट इज़ द राइट एज फॉर अ गर्ल टू बी प्रेग्नेंट। और दूसरा क्या होता है कि प्रेगनेंसी का एक करेक्ट एज वही होता है जिसमें कि बच्चे या एक फीमेल जो होती है वो इस चीज़ को बैलेंस बर्दाश्त कर सके। 18 ईयर्स के बाद का हम लोग जो है 21 ईयर्स से मान के चलते हैं कि हाँ बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये उसका यूट्रस भी इस लायक होता है कि एक बेबी को होल्ड कर सके, साथ में उसकी बॉडी भी इस लायक होती है, मेंटली भी वो इस लायक प्रिपेयर्ड हो जाती है कि एक बच्चे को वो जो है वो पैदा कर सके और उसके बाद उसको पाल सके। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं जो कि 72 आवर्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो अगर आपने नेचुरली अगर बहुत ज़्यादा अगर उसको इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आजकल बहुत इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, लोग की प्रैक्टिसेस और डिलेइंग प्रेगनेंसीज की तरफ लोग जा रहे हैं और एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल जा रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है ये इनफर्टिलिटी को बढ़ना। वो इसको इंडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है अबाउट गर्ल्स। जब किसी अपोजिट पार्टनर को या अपोजिट किसी बंदे को या बंदी को कुछ अगर ऐसा होता है तो इन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ बॉय टू द गर्ल, तो उसको क्या क्या ऐसे देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको टेक केयर करनी चाहिए अपने पार्टनर के एट द टाइम ऑफ द पीरियड्स। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माइक विद रोहित, एंड टुडे वी हैव डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ वात्सल्य हॉस्पिटल। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। जैसे एंट्री किया तो लगा कि नहीं कि यहाँ पे आने के बाद आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रश देखा। आई एम फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल टू कि यहाँ पे आपने मुझे बुलाया भी और अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आज के इस एपिसोड में हम गायनोकोलॉजी के बारे में जानेंगे, वो भी आपके थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इस पर वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स कुछ भी नहीं, अगर मैं नहीं पूछ पाऊँगी, मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, तो आप खुद समझ के इसको आंसर दे देना। श्योर। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और कब किसी फीमेल को देखना चाहिए कि उसके हार्मोन्स में चेंज आ रहा है कि उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा होता है कि एक जो फीमेल होती है या एक गर्ल कह सकते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहली तो एक स्टेज होती है जो न्यूनेटल स्टेज होती है, उसके बाद एक गर्ल्स की जो प्यूबर्टल स्टेज होती है। जो प्यूबर्टल स्टेज होती है वही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए स्टार्टिंग की फ़ेज़ होती है और ये टोटली डिपेंड करती है कि कौन से ईयर से स्टार्ट हो सकती है। लाइक किसी को 8 ईयर से भी स्टार्ट हो सकती है और किसी को 12वें साल से भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है मैटरनल हिस्ट्री के ऊपर, उसकी पैटर्नल हिस्ट्री के ऊपर। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ बेसिकली या साइक्लिकल या हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी जो कि आपको मेंस्ट्रुएशंस के फॉर्म में एक लड़की के प्रेजेंट करती है। उसके पहले, मेंस्ट्रुएशंस के पहले भी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि बच्चे को लगने लगता है कि हाँ, मैं अब ग्रोन अप होने लगी हूँ। जैसे कि ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस होते हैं और हेयर्स के अंदर बहुत सारे एक्सिलरी हेयर्स हैं, या ऐसे बॉडीज़ के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे कि हेयर्स अपने आप से ग्रो करने लगते हैं। वॉइस के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो मेंस्ट्रुएशंस की होती है जो कि बच्चे को स्टार्ट हो जाती है और उसको प्यूबर्टल स्टेज या कहा जाता है उसे। क्या मैम उस समय गर्ल्स को डॉक्टर से पास मिलना चाहिए? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि ये समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको कि ये लगता है कि नहीं, मेरी बच्ची का बहुत अर्ली फेज़ में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया या बहुत डिलेड फेज़ में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, तो उनको भी थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है या एप्रीहेंशंस होते हैं, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग हमारे पास ऐसे आते हैं तो उनको काउंसलिंग करने के लिए तो उनको काउंसिल किया जाता है। जो भी सारी चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो होने वाली जो चीज़ें हैं, वो उनको बताई जाती हैं कि हाँ, आपके अंदर ये बॉडी के अंदर ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको होना ही होना है, यू कांट अवॉइड दिस, और कैसे आपको इसको फेस करना है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो वो हो जाती हैं सारी चीज़ें ठीक। मैम, उसके पेरेंट्स को ये पता होती है पर किसी गर्ल के साथ ये पहली बार हो रहा होता है, तो गर्ल
उसके दिमाग में क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, उसका मेंटल कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए बिफोर विजिटिंग एनी गायनेकोलॉजिस्ट जस्ट लाइक यू? बेसिकली पहले तो देखिए बहुत सारे ऐसे जब लड़कियां को होता था शुरुआत में तो रियली बहुत ही हिचक होती थी, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सोशल्स जो हो सकते हैं, स्टिग्मास बोलते हैं उसको, कि बहुत सारे स्टिग्मास होते थे कि बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि उनसे बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। जब मेंस्ट्रुएशन वगैरह हो तो बच्चे को घर में अलग कमरे में कर दिया जाता था, किचन में नहीं जाने दिया जाता था, तो ये सब होता था। लेकिन आज के इस एरा में बहुत सारे सोशल, आप कह सकते हो मीडिया के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू ऐसे इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी आती रहती हैं, तो बच्चों पहले से ही कहीं ना कहीं उनके मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड रहती हैं कि हाँ ये नेचुरल फिनोमेना है और ये हमें होने वाला है, इसलिए बच्चे भी तैयार रहते हैं। कुछ कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अगर बहुत बातें होती हैं, लाइक कि बच्चों को पेन बहुत ज़्यादा होने लगे, क्रैम्प्स, अगर मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स बहुत होने लगे या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होने लगे, तो हाँ उनको तब जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तब उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर्स के पास जा करके और हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ये नॉर्मल है, और बच्चे भी इसको नॉर्मल लेकर के डॉक्टर के पास खाली एक रूटीन चेकअप के लिए या रूटीन काउंसलिंग के लिए ही आते हैं इसके लिए। हम आपने अभी हार्मोन से रिलेटेड बात करी, तो मैं आपसे पूछूंगा डिफाइन पीएमएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए पीएमएस इज़ लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को बोलते हैं, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज़ हार्मोन्स का मतलब एक मेल और फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें एक जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो डिफरेंस होता है वो एक हार्मोन एस्ट्रोजेंस का होता है जो फीमेल्स में होती है, और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल्स में होते हैं। तो जो ये एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर होता है और ये प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स बॉडी के अंदर एक फीमेल के होते हैं जो बैलेंस होनी चाहिए। कभी कभी उसका इम्बैलेंस हो जाता है, किसी के बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेंस एक्सेस वैल्यूज़ होती हैं, वो मैं आगे बताती हूँ कि किस तरीके से एस्ट्रोजेंस की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण बनती है। और उसी की वजह से पीसीओडी, अगर आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी बातें आती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशंस के पहले भी हार्मोन्स के जो लेवल होता है, ईस्ट्रोजेंस का लेवल और प्रोजेस्टेरोन्स के लेवल में कहीं ना कहीं अनुपात में चेंजेस होने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर लाइक मूड्स के स्विंग्स होने लगते हैं, ब्लोटिंग के सेंसेशंस होने लगते हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के मतलब कि ये फीचर्स होते हैं कि पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करता है, और यही इसी को ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। पीएमएस के कारण ही पीसीओडीज और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी कारण होती है? नहीं, पीएमएस इज़ डिफरेंट थिंग। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो केवल जो है मेंस्ट्रुएशंस के पहले ही होगा, बट पीसीओडी इज़ नॉट द कैन नॉट बी लाइक पीएमएस के साथ नहीं होती, बट ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से ज़रूर हो सकती है। एंड पीसीओडी इज़ एक्सेस, बॉडी के अंदर अगर एक्सेस एस्ट्रोजन हो जाता है तो उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं, जो एक फीमेल्स के अंदर ओवरीज का काम है फॉलिकल्स को बनाना, मतलब लाइक छोटे छोटे अंडे बनते हैं जिसको फॉलिकल्स कहा जाता है, और एक स्टेज के बाद फॉलिकल्स जो है वो बड़ा होकर रप्चर होता है। वो एक ग्राउंड तैयार करता है किसी भी फीमेल्स के लिए कि प्रेगनेंसी के लिए आगे के लिए ग्राउंड तैयार करता है। लेकिन जब पीसीओडी होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉलिकल्स जो है बॉडी के अंदर एक ओवरी के अंदर बन जाते हैं, और जब बॉडी के अंदर ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा अगर फॉलिकल्स बन जाते हैं तो एक फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता। जब फॉलिकल रप्चर नहीं होता तो वो हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा एक्सेस होने लगती है जो कि एस्ट्रोजेंस का होता है, और उस वजह से ये पीसीओडी एक क्राइटेरिया होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस जो बोलते हैं वो होता है। यस मैम। पीसीओएस में क्या होता है कि जो सिंड्रोम्स है, सिंड्रोम इज़ ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो बॉडी के अंदर पीसीओडी की वजह से हुआ। लाइक कि आपको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसी बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या मेलानिन पिगमेंटेशन, जैसे कि बच्चे के अगर आपने देखा होगा तो ब्लैकनिंग्स होने लगती है, या फिर हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं कि कहीं पे भी फेस पे फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, चिन्स के नीचे बहुत होने लगते हैं। तो ये सारी पीसीओडी की वजह से ही पीसीओएस होता है, और ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। ओके मैम, ये होता कैसे मैम? पीसीओएस का देखिए बहुत सारे पीसीओडी के
एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण क्या हुआ, जैसे कि ईस्ट्रोजेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ईस्ट्रोजेंस की मात्रा ज़्यादा फैट की वजह से बॉडी के अंदर होने लगती है। इसका पीसीओडी आज के ज़माने में आप मान के चलो कि जो रूटीन है 80 to 90% जो होते हैं टीनेजर्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही है, और मेन कारण उनका लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजेस हो जाना, और इसके अलावा डेली डाइटरी हैबिट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस हैं, या अगर बहुत ज़्यादा अगर उनको स्ट्रेस के प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे आजकल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। वो आपको कह सकते हो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो नेचुरली उनके अंदर फ़ैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा। जो फ़ैट होता है इट्स ए वेरी गुड सोर्स फॉर द ईस्ट्रोजेंस के बैंक बैलेंस करने के लिए। तो ईस्ट्रोजेंस का क्या होता है कि फ़ैट के अंदर अगर है तो वो फ़ैट जो है ईस्ट्रोजेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, तो वो एक्सेस एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर अपने आप से होने लगता है, और वो एक्सेस एस्ट्रोजन जो है वो पीसीओएस का एक कारण बनता है। और जैसे जंक फूड्स वगैरह अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने खाए, अगर डेली अगर डाइटरी हैबिट्स बच्चों की अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशंस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सिगरेट्स हैं, हाँ सिगरेट्स है, अल्कोहल है, अगर इस तरीके की चीज़ें बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, फिज़िकल स्ट्रेस हो गया, तो ये सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिल करके एक पीसीओडी का कारण बनते हैं। ओके मैम, तो इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? देखिए, ट्रीटमेंट का भी छुपा हुआ है उसके कारण में। अगर ट्रीटमेंट आप शुरू से देखेंगे तो सबसे पहला मैंने आपको कहा कि फ़ैट डिपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द पीसीओएस। सो अगर कोई बच्ची अगर है तो उसको सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। बॉडी को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ैट का डिपोजिशन ना हो, और फैट का डिपोजिशन अगर ना हो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के अलावा जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं आप उसको ठीक करो, उसमें आप खाने में जो है वो बैलेंस डाइट लो, न्यूट्रिशंस की वैल्यू ज़्यादा जिसमें हो वो सारी चीज़ें लो, फ्राइड फैटी फूड को आप अवॉइड करो। स्ट्रेस जो है आपके नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, एनी हाउ फिज़िकली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इमोशनल स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना है। आप पढ़ाई करते हो आपको उसका स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो ये सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि अपने एक हाथ में है, जिसको हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास आने की आवश्यकता होती है, जो डॉक्टर्स ही करेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम उसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं, तो उसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। मैम, आपने कहा हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में, लोगों को मैम पहले वर्ड आप पीरियड्स को डिफाइन करो, उसके बाद क्या इसका कनेक्शन पीरियड से कहीं ना कहीं होता है? डेफिनेटली, क्योंकि जब ये पीसीओडी अगर है तो अगर बॉडी के अंदर अगर जैसे हमने आपको बताया कि फॉलिकल्स जैसे बड़े बड़े बनते हैं, छोटे छोटे मतलब बनते हैं, फूट नहीं पाते, रप्चर नहीं हो पाते। लाइक पीरियड्स को मैं आपको ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ कि हम लोग जो कहते हैं कि जैसे आप पेड़ देखते हैं, अगर पेड़ में जब पतझड़ होता है, अपने पतझड़ जो जिसको बोलते हैं, तो पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्ते आते हैं। उसी तरीके से जो पीरियड्स इज़ लाइक कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो हर मंथ में शेड ऑफ होती है, उसको डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं। ये डेसिडुअल भी ये जो है पतझड़ की तरह ही होता है, और इसका एक फिक्स टाइम होता है, वो 25 दिन से लेकर के 40 दिन के भीतर डिपेंड करता है हर फीमेल्स के ऊपर कि किस साइकिल में किस तरीके से जाकर के डेसिडुअल रिएक्शन ये होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ होगी, तो उसको पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। लेकिन अगर पीसीओएस की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत ज़्यादा कभी कभी होने लगती है, तो वो जो शेड ऑफ नहीं हो पाती, तो जब शेड ऑफ नहीं हो पाती तो उसके पीरियड्स भी इरेगुलर होने लगते हैं। ये भी एक फीचर है कि पीसीओएस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम, जो आजकल की लड़कियां स्ट्रेस ले रही हैं या आजकल के वो यंग जो हैं जेनजीज हैं ये स्ट्रेस ले रहे हैं, इन पे इनकी पीरियड्स की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी और पीसीओएस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स होंगे, तो ये तो वाइसे वर्सा और एक ये वीसीएस साइकिल है। वीसीएस साइकिल का मतलब कि गोल चक्र चल रहा है। पीसीओडी की वजह से इरेगुलर पीरियड्स आएंगे, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो फिर पीसीओएस होगा, तो ये एक गोल चक्र है। तो ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैम, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का बस एक तरीका है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करो, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को ठीक करो, आप अपने जो स्ट्रेस है उसके जो फैक्टर्स है उसको आप ठीक करो। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि
व्हाट इज़ द करेक्ट एज फॉर अ गर्ल टू बी प्रेगनेंसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एडल्ट्स हो रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते, वो लोग डिले प्रेगनेंसी चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर बेबीज़ उनके हो जाएंगे तो हो सकता है उनके वर्क पे कुछ इफेक्ट पड़े। तो जो डिलेइंग प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं उसमें क्या इफेक्ट, क्या दिक्कतें आ रही हैं मैम, एंड क्या व्हाट इज़ द राइट एज फॉर अ गर्ल टू बी प्रेगनेंट? सी प्रेगनेंसी इज़ बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, है ना। और दूसरा क्या होता है कि एक प्रेगनेंसी का एक करेक्ट एज वही होता है जिसमें कि बच्चे या एक फ़ीमेल जो होती है वो इस चीज़ को बैलेंस बर्दाश्त कर सके। 18 ईयर्स के बाद का हम लोग जो है 21 ईयर्स से मान के चलते हैं कि हाँ, बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये उसका यूट्रस भी इस लायक होता है कि एक बेबी को होल्ड कर सके, साथ में उसकी बॉडी भी इस लायक होती है, मेंटली भी वो इस लायक प्रिपेयर्ड हो जाती है कि एक बच्चे को वो जो है वो पैदा कर सके और उसके बाद उसको पाल सके। तो ये करेक्ट एज मान के चलिए कि आप 18 साल के बाद, क्योंकि हमने अपनी जो हमारे यहाँ की जो साइकिल है, जो विवाह की एक जो लिमिट रखी गई मैरिज की वो 18 ईयर्स है, तो वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए भी रखी गई कि अगर प्रेगनेंसी आए तो 18 ईयर्स के बाद ही आए। दूसरा कि किस एज में बच्चे को प्रेगनेंसी होनी चाहिए, ये देखिए डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक ओवरीज जो होती है उसका काम है फॉलिकल्स बनाना, जैसा मैंने आपको बताया। तो ओवरीज के जो बनते हैं, अंडे जो बनते हैं, उसकी भी एक क्वालिटी होती है। अगर जैसे जैसे आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती जाएगी उसकी क्वालिटी भी जो है वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। साथ में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अपने इसकी बॉडी में इफ़ेक्ट डालते हैं हार्मोन्स के ऊपर। मैंने जैसे बताया स्ट्रेस फैक्टर्स हो गए, पढ़ाई का हो गया, जॉब का हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फॉलिकल्स के ऊपर भी फ़र्क डालती हैं। तो बेटर ये होता है कि ये माना जाए कि 35 इयर्स तक में अगर बच्चा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हाँ, फॉलिकल्स की जो क्वालिटी होती है, जो वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उस समय तक अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो एक अच्छा जेनेटिकली जो होता है एक अच्छा बच्चा जो है वो पैदा होता है। क्योंकि उसके बाद अगर आप जैसे जैसे ओल्डर एज आने लगेगी माँ के लिए और फीमेल्स और एक पेरेंट्स के लिए भी, नेचुरली दोनों अगर सेम एज के हैं तो उसके स्पर्म्स में भी तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डीएनए में भी कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लाइक अगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई किसी को, या अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं जो कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकें। हम आजकल के बहुत एडल्ट्स और टीनेजर्स कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करते हैं, क्या इसमें प्रेगनेंसीज़ में आगे कोई दिक्कत आती है? देखिए, कॉन्ट्रासेप्शंस जो बनते हैं वो बेसिकली इसीलिए बनते हैं कि हम लोग स्पेसिंग मतलब बच्चों के बीच में चाइल्ड स्पेसिंग हो सके। तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसकी वजह से आगे कोई दिक्कत आ सकती है, बट अगर कोई चीज़ अगर आपने डॉक्टर्स के बगैर सलाह के ली है तो वो कोई भी चीज़ भी ठीक नहीं होती। जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, जो कि 72 आवर्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अगर आपने नेचुरली अगर बहुत ज़्यादा अगर उसको इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो कि रेगुलरली खाने की मेडिसिन्स होती हैं, वो भी एक लिमिट तक ही अगर इस्तेमाल किया जाए तो ठीक होता है, क्योंकि वो हार्मोनल्स होती है और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सेस हार्मोन्स का उसके बाद जा कर के उसका इफ़ेक्ट आता है। ऐसे भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रासेप्शंस के तरीके हैं, जैसे कि आईयूसीडी या इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस जिसको बोलते हैं, या इंजेक्शंस वगैरह होती हैं जो कि डॉक्टर्स की सलाह पे ही लेते हैं। तो डॉक्टर्स उनको अपने हिसाब से बता देते हैं कि आपको कब इस्तेमाल करना है और किस स्टेज के बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैम, दिस इज़ माई क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बहुत सेक्सुअल हाइजीन पे बात होती है, बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि जो गॉड ने हमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे जो हमारे हेयर्स दिए हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उसको सेक्सुअल हाइजीन में मान के उसको कट कर देते हैं। इज़ इट ओके और इज़ इट नॉट? सी इट टोटली डिपेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है कि जो मॉन्स प्यूबिस के जो हेयर्स होते हैं वो बेसिकली जो भी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर चीज़ है, तो आपने जैसे सही बताया कि अगर गॉड ने अगर दिया है तो कहीं ना कहीं उसका अपना जो है वो इफ़ेक्ट होता है। बट क्या होता है कि आज के स्टेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए कह सकते हैं कि लाइक अगर सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ बहुत सारे सोशल ऐसे स्टिग्मास होते हैं जिसमें कि उनको लगता है कि नहीं हमें ये हेयर्स हाइजीन के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो वो अच्छे प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम है अगर उसके साथ उसको रिमूव करें तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैम, आजकल बहुत इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, लोग की प्रैक्टिसेस और डिलेइंग प्रेगनेंसीज़ की तरफ लोग जा रहे हैं और एकदम मॉडर्न लाइफ स्टाइल की जा रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है ये इनफर्टिलिटी को बढ़ना।
डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि इनफर्टिलिटी एक स्टेज होनी चाहिए कि एक फीमेल्स के लिए कौन सा करेक्टिव एज है कि उसमें वो जो है प्रेग्नेंट हो, 35 ईयर्स हो गया या कुछ भी। तो जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी, ओवरीज के जो फॉलिकल्स हैं उसकी क्वालिटी भी कम होती चली जाएगी। तो जब क्वालिटी कम होगी तो नेचुरली फिर प्रेगनेंसी में चांसेस तो दिक्कत हो ही जाती है। और जैसे कि कोई भी होती है, एक फीमेल होती है, आजकल वो सब कैरियर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, तो वो नेचुरली चाहते हैं कि मैं जब सेटल हो जाऊँ उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी का। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो आपको बताया, पीसीओडी जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है कि इनफर्टिलिटी उसकी वजह से भी हो रही है। ओके मैम, व्हाट इज़ मेनोपॉज, प्लीज़ डिफाइन इट। मेनोपॉज इज़ द, कह सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन का जो स्टॉपेज है, दैट इज़ द मेनोपॉज। मतलब कि जहाँ पे आने के बाद पीरियड्स बंद हो जाएं, बॉडी के अंदर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो चेंजेस होने लगते हैं, तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज होता तो पीरियड्स के बंद होने की वजह से है, बट वो हार्मोन्स का लेवल बॉडी के अंदर अचानक से जब गिरने लगता है तो वो एक कॉज होता है जो कि पूरे शरीर के अंदर, एक फीमेल्स के अंदर प्रभाव डालता है। तो ये सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट हैं जिसको कि मेनोपॉज कह सकते हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। मैम, व्हाट इज़ द एज जब गर्ल्स को मेनोपॉज आता है? मेनोपॉज की इट इज़ नॉट द डेफिनेटिव एज, किसी की नहीं होती मेनोपॉज की। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फीमेल्स की मटरनल हिस्ट्री के ऊपर, उसकी मासी, उसकी बुआ, उसकी जो है वो नानी, इस तरीके की बहुत सारी जो जेनेटिकली होती है हिस्ट्री, उसके ऊपर भी मेनोपॉज डिपेंड करता है। बट फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि अगर 40 साल से 50 साल की जो एज होती है, दैट इज़ द करेक्टिव एज फॉर द मेनोपॉज। अगर उसे थोड़ा सा अगर पहले हो या उसके बाद हो तो थोड़ा सा मतलब माना जाता है कि हाँ ये प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया या पोस्ट मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है। ओके मैम, आजकल बहुत आईवीएफ से डिलीवरीज हो रही हैं, तो मैम प्लीज़ आईवीएफ और सी सेक्शन को आप प्लीज़ डिफाइन कर दो। सी IVF इज़ लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आपने बात हुई कि इनफर्टिलिटी इज़ द वेरी मच कॉज फॉर द, कि आज के एरा में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इनफर्टिलिटी। और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस ऑफ द फीमेल्स की टेंडेंसी ये है कि फैमिली कंप्लीट तभी करेंगे जब हमारी जॉब सेटल्ड हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं PCOD की वजह से और हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और चूँकि जब इनफर्टिलिटी होने लगती है तो और भी बहुत सारे रीजन्स है, लाइक प्रेगनेंसी, अगर ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटिक अगर मदर को हो गई, इस तरीके के भी रीजन्स है, कहीं ना कहीं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो जब ये कंसीव इस तरीके से नेचुरल फिनोमिना से अगर कंसीव नहीं कर पाती हैं तो पहले तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल फिनोमिनाज होते हैं जिनसे कि हम लोग ट्राई करते हैं इंजेक्शंस वगैरह दे करके कि हाँ फॉलिकल्स का रप्चर हो जाए, वो कंसीव कर जाए। और अगर नहीं हो पाता देन वी गो फॉर द IVF। ओके मैम। एंड IVF में बेसिकली क्या होता है कि जो ओवाज हैं और जो फीमेल्स का और जो मेल्स का जो स्पर्म्स हैं उसको जो है वो बाहर ही कहीं ना कहीं उसको जो फर्टिलाइजेशन करा करके फिर उसके बाद इन न्यूट्रोस को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको कि IVF कहा जाता है। the C section? And the C section is the cesarean section. Okay. Cesarean section जो है it's a mode of the delivery. Like normal labors जो होता है, normal delivery होती है जो कि vaginal birth होती है, जो बेबी जो birth देता है by vaginally, वो that is the normal delivery. But if the baby is not मतलब birth जो है इसका normally नहीं हुआ है और अगर uterus अगर surgical हुआ है तो उसको cesarean section कहा जाता है। और cesarean section में uterus को जो है वो कट करके लाइक का सर्जिकल करके बेबी को निकाला जाता है। तो ये सी सेक्शन का कारण अगर आप पूछेंगे कि आज के इस एरा में इतना ज़्यादा क्यों है, तो देखिए पहले क्या होता था कि एक तो पहले आज की क्या है कि एक मेंटेलिटी एक पेरेंट्स की होती है कि एट द एंड ऑफ द डे मदर एंड बेबी दोनों सेफ होने चाहिए, नॉट द मोड ऑफ द डिलीवरी डजंट मैटर एट ऑल। तो कोई के फीमेल्स होता है कि कलर डॉपलर हो गया या कुछ हुआ तो कहीं पे कॉर्ड अराउंड द नेक है या प्रेगनेंसी अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हैं तो कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो लोग सी सेक्शन के लिए ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं कि नहीं, खुद ही लाइक करते हैं कि कर दीजिए। और हमें भी कभी कभी सी सेक्शन के लिए पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है अगर पेशेंट के बेनिफिट में है कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं लाइक कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अगर हो गया, लाइक कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या अगर मदर को कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक मदर है, और अगर CPD है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं कि बेबी का साइज़ बहुत बड़ा है और मदर का साइज़ छोटा है, तो ये सारे कारण होते हैं जिसमें कि सी सेक्शन फिर हम लोग इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट शुड गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। In common words, it's operation से बेबी को। Yeah, it's surgical, it's operation. It's operational delivery of the baby. Yes ma'am. Ma'am, this is a question to the boys कि हम बॉयज़ को इंडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है अबाउट गर्ल्स। जब किसी अपोजिट पार्टनर को या अपोजिट किसी
बंदे को या बंदी को कुछ अगर ऐसा होता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ बॉय टू द गर्ल, तो उसको क्या क्या ऐसे देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको टेक केयर करनी चाहिए अपने पार्टनर के एट द टाइम ऑफ द पीरियड्स? और यस मैम, आप प्लीज़ डिफाइन करो। देखिए, पीरियड्स के समय लाइक अगर कोई कपल है तो फीमेल्स को कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, इमोशनली बहुत वीक हो जाती है तो इस समय, और फिज़िकली भी बहुत वीक हो जाती है, तो इस समय एक मेल पार्टनर को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हर तरीके से संभालने का मतलब है कि उसको मेंस्ट्रुअली अगर मेंटली थोड़ी वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको सपोर्ट करे, फिज़िकली अगर है तो थोड़ा सा फिज़िकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस समय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए, और साथ में अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं तो कुछ भी लाइक कि गर्म पानी वगैरह दे करके, मतलब कुछ इस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक पार्टनर को करना चाहिए उस समय। मैंने बहुत लोगों से ये मिथ सुनी है कि पीरियड्स में पेन होता है, दे अवॉइड गिविंग पेन किलर्स टू द अपोजिट पार्टनर्स। इज इट ओके और इज इट नॉट? सी, पेन इज़ द नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमिना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जो डेसिडुआ का जो रिएक्शंस होता है, जो हम लोग ये निकल रहा है, एंडोमेट्रियल शेडिंग जो हो रही है वो नॉर्मल फिनोमिना है, और उस समय मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता ही होता है, तो ये नॉर्मल फिनोमिना होती है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो उस समय ये टोटली पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको दवाई लेनी चाहिए कि नहीं। अगर वो बेयर कर सकती है देन इट्स ओके, शी डजंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन, बट इफ़ इट इज़ अनबेरेबल देन शी शुड टेक मेडिसिन फॉर इट। Yeah, ma'am. Really thank you for giving this important information to the audience. And one more question, ma'am. You have done a lot of work in Mahakumbh. Please explain that. सी, आई एम डूइंग, माई प्रायोरिटी इज़ फॉर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द फीमेल्स, और ये हमेशा से रही है मेरी प्रायोरिटी, और मैं बीच बीच में बहुत सारी स्कूल्स में और जा कर के उनको बच्चों को भी सिखाती रहती हूँ, और हेल्थ के लिए विषय में भी बताती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं, लाइक PCOD के प्रॉब्लम्स, और हाइजीन के लिए भी फीमेल्स के पास जा कर के कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, ये बताना मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। That we will take in the next podcast for sure. और अभी क्या है कि अभी जैसे कि महाकुंभ में हमारा एक अपना था कि हमें भी कुछ ऐसा करना है जो अलग से लीग से हटके हो, तो हमने यहाँ पे एक 9 सैनिटरी पैड्स करके एक थी, तो उनके साथ हमने टाई अप करके जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए थे तो उनको हमने सैनिटरी पैड्स का वितरण किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, तो ये एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन था, और करीब हमने, आप मान के चलिए कि 2.5 लाख तक जो है वो पैड्स यहाँ पे वितरण किए हैं, और उसमें उनके साथ में मिल करके और बीच में जा कर के लोगों के बीच में जा कर के इस तरीके से किया कि कोई अगर इस तरह से श्रद्धालु ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस में अगर फंस जाए तो वो हैरेसमेंट ना हो, और वो आराम से यहाँ से अपने घर जा सके और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर के फिर प्रयागराज से यहाँ से जा सके। दिस इज डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, जिन्होंने हमें पूरा समझाया अबाउट गायनोकोलॉजी, अबाउट हाउ द बॉयज़ लाइक मी शुड बिहेव अबाउट टू द अपोजिट पार्टनर, एंड शी इज़ एक्चुअली अ ग्रेट लेडी, जिन्होंने सोशल वर्क भी किया बहुत लेडीज़ को और बहुत बच्चों को एडुकेट भी किया। आई एम रियली थैंक यू टू द शो। थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।